तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और हाँ ये है एकेडमी सर्वाइवल गाइड के सीजन फर्स्ट का लास्ट एपिसोड। मैं इतने दिन से बस इंतज़ार कर रहा था, बस इसका सीजन 1 एंड हो तो मैं एक साथ सब अपलोड कर दूँ। तो हाँ, फाइनली हम लोग आ चुके हैं सीजन 1 के एंड पर। और हाँ, तुम लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना तुम्हें ये जर्नी कैसी लगी, ठीक है। और ये मामला लिटरली मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन अब ये फाइनली ख़त्म हो रहा है। तो भाई अच्छे खासे कमेंट लाइक कर दो, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी उकास के। और हाँ, लास्ट तक रुक जाना, लास्ट में एक तुम लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग उसी के आगे से होती है, जहाँ पर लूसी चर्च का छप्पर फाड़ के नीचे जाती है और बोलती है मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये भरोसा करती हूँ कि जो पापी हैं उनको पनिश करने की ज़रूरत है। इस पे वर्डियो बोलता है कि क्या, आखिर तुम्हारा पाप से मतलब क्या है। इसको सुनकर के लूसी उस अपोस्टल को दूर फेंकते हुए बोलती है ये तुम्हारे कानून और तुम्हारे टेम्पल के अंदर है। वर्डियो बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, और अपने अपोस्टल को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि तुमने हमारे लॉर्ड टेलस के सामने हथियार उठाने की कोशिश करी है, अब तुम्हारा मरना निश्चित है। और वो टेलस के अपोस्टल बढ़ते हैं लूसी की तरफ में और अटैक करने वाले होते हैं दोनों तरफ से, लेकिन लूसी उस पर एक इलेक्ट्रिसिटी का अटैक करती है और दूसरे को शील्ड से रोकती है। तभी अचानक से कोई बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं हूँ थर्ड सीट लाइट स्पीड अपोस्टल टेल्ड्रेक। और जा करके उस पर अटैक करने वाला होता है और बोलता है कि मैं ही अब तुम्हारा अंत बनूंगा। और बहुत तेज से बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी लूसी गायब हो जाती है और राइटर बोलता है कि यहाँ पर स्पीड का कुछ भी लेना देना है ही नहीं, क्योंकि लूसी खुद ब खुद स्पेस है। और लूसी हाई रैंकिंग स्पेशल मैजिक का यूज करके तुरंत ही उस अपोस्टल के पीछे आ जाती है और फिर से चुटकी बजाती है, जिससे कि बहुत बड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी आती है और उस पर अटैक करती है। पहले तो उसका प्रोटेक्शन ऑन होता है, लेकिन तुरंत टूट भी जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वर्डियो देखते हुए बोलता है कि आखिर टेलस के अपोस्टल वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बोले जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनमें से 6 हैं, तो फिर आखिर ये कैसे हो रहा है। नहीं, उससे भी ज़्यादा आखिर उसको पहले से ही इस जगह के बारे में कैसे ही पता था और उसने पहले यहाँ पर अटैक कर दिया। अगर हम लोगों को ऑर्डर की अथॉरिटी बढ़ानी है तो हम लोगों ने ये प्लान किया था कि हम लोग होली लेंस ड्रैगन को रिवाइव करेंगे और उससे अटैक करवाएंगे, फिर उसको खुद ब खुद ही मार देंगे। और ये चीज़ें जहाँ पर होनी थी वो था आर्केन आइलैंड, जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट होने वाले थे। हम लोग किसी भी हालत में इस प्लान को लीक होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, चाहे प्लान फेल हो गया हो, लेकिन फिर भी। और बोलता है कि हम लोगों को जल्दी जल्दी वापस लौटना पड़ेगा, हमारी प्रायोरिटी है होली पोप एल्डियन को प्रोटेक्ट करना। इसको सुनकर के लूसी बोलती है कि क्या तुम भागने की कोशिश करने वाले हो, और टाइम प्रिजन का यूज करने वाली होती है उस वर्डियो की तरफ में। लेकिन तभी वर्डियो बोलता है ब्रदर टेल्ड्रेक। तो भाई जो लाइट स्पीड अपोस्टल होता है तुरंत ही लूसी के अटैक के सामने आकर के खड़ा हो जाता है और बोलता है हमारे लॉर्ड टेलस के लिए। और वर्डियो बोलता है ब्रदर क्लीव, तुम्हें जल्दी से जल्दी सेंटिस को पकड़ करके लाना पड़ेगा। तो एक बंदा तुरंत ही सेंटिस को पकड़ करके ले जाने लगता है, लेकिन सेंटिस कुछ भी कर नहीं पाती है। और वहाँ से भागते हुए वर्डियो अपने मन में बोलता है कि हम लोगों को किसी भी हालत में नेकलेस को ले जाना ही पड़ेगा, जो कि हमारा फिजिकल एविडेंस है, और जो विटनेस है जो कि सेंटिस है उसको भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा। अगर हम लोग होली पॉप की अथॉरिटी का यूज करेंगे एकेडमी के ऊपर तो फिर स्टूडेंट चाहे जो भी कहे उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तभी लूसी हाई रैंक इलेक्ट्रिक मैजिक डिवाइन पनिशमेंट का यूज करती है और तभी अचानक से एक और अपोस्टल सामने आ जाता है शील्ड को लेकर के, लेकिन शील्ड की भैंस की टांग वो तुरंत ही वो भी खत्म हो जाती है। और वर्डियो बोलता है कि सभी के सभी लोग भागो, और हम लोगों ने जिस लोकेशन पर मिलने का वादा किया था हम लोग वहीं पर मिलेंगे, चाहे तुम लोग के रास्ते में कुछ भी आ जाए, लेकिन ऑर्डर वो जरूर ही जीतेगा। लूसी बोलती है कि हाँ ये कितना अनोइंग है। तभी एक अपोस्टल बोलता है कि आर्क बिशप वर्डियो, इवन अगर हम लोग अभी भाग भी जाएं तो हम लोग जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। इसको सुन करके वर्डियो बोलता है कि ये ठीक है, इवन
थोड़े समय के लिए भी हम लोग एविडेंस को ख़त्म कर देंगे और सेंटर्स को लेकर के चले जाएंगे। और एक बार अगर हम लोग एकेडमी को इन्फॉर्म करेंगे इस सभी के बारे में, तो फिर तभी अचानक से वहाँ पर इग्निशन का अटैक होता है। इसको देख करके वो अपोस्टल सामने आकर के उसको रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि आखिर एक बेसिक मैजिक इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी अचानक से अपने एडी का खंजर बढ़ता है जिसको कि वो दूर करती है, लेकिन तभी वो खंजर एक्सप्लोड हो जाता है जिससे बहुत बड़ा सा धमाका होता है, जिसको देख करके सभी एकेडमी स्टूडेंट बोलते हैं कि आखिर चर्च की तरफ में क्या हो रहा है, क्या कोई अटैक हुआ है। तभी दिखाया जाता है उस अपोस्टल की हालत पूरे तरीके से खराब हो गई होती है और बर्डियो उन सभी के बीच से भाग जाता है। एडी बोलता है कि मग जल्दी जल्दी उनको फॉलो करो, तो मग भी आगे बढ़ता है, लेकिन बर्डियो वो अपना अटैक बनाता है और मन में बोलता है कि उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था हम लोग भागेंगे और इस वजह से हम लोग का इंतजार कर रहा था। क्या वो उसी जादूगरनी के साथ में काम कर रहा है? और बर्डियो अपने स्पेल का यूज करता है जिससे कि मग मारा जाता है और एडी वहीं पर खड़ा हो जाता है। वहीं दिखाया जाता है बर्डियो जो कि भागते हुए एक बहुत ज़्यादा डेंस जंगल में जाता है और अपने मन में बोलता है कि मैंने उनको खो दिया है और अगर मैं यहाँ पर एविडेंस के साथ में छुप जाऊंगा जो कि नेकलेस है, तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, किसी को भी ये पता ही नहीं चलेगा और कोई भी मुझे इस डेंस फॉरेस्ट में ढूंढ ही नहीं पाएगा। हा हा हा। लेकिन उसको ये पता ही नहीं है कि ये अपने एडी की टेरिटरी है, यही डेंस फॉरेस्ट। तुरंत ही एडी उसके पीछे से आ जाता है और बोलता है कि नेकलेस उसको जल्दी से जल्दी हैंड ओवर कर दो, और उसकी चुटिया को पकड़ करके खींचता है और जाकर के उसको एकदम से पेड़ पे लड़ा देता है। तो तुरंत ही जो बर्डियो होता है वो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वहीं नीचे गिरते हुए वो एडी के ऊपर आ जाता है और बोलता है कि ये देखते हुए कि तुम्हें नेकलेस के बारे में पता है, ऐसा लगता है कि तुम हर चीज जानते हो और तुमने ही उस मेज को भेजा था, है ना? लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। एडी तुरंत ही उसके घुटने पर अटैक करता है और उसको अपने नीचे ले आता है। तो इस पे बर्डियो तुरंत ही एक अटैक करता है जिससे कि एडी के हाथ पे बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी हो जाती है, लेकिन एडी फिर भी नहीं रुकता है, अपने खंजर से उसके छाती पर अटैक करता है। इस पे बर्डियो बहुत ज़्यादा तेज से चिल्लाने लगता है। एडी बोलता है जल्दी से जल्दी उसको हैंड ओवर करो। और पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडल बोलती है कि आर्क बिशप बर्डियो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इवन भले ही टेलस के अपोस्टल उसकी साइड में नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो आसानी से नहीं हराया जा सकता है। एडी बोलता है कि अच्छा, और अपने मन में बोलता है कि हम लोगों के पास में वक्त की कमी है, अगर हम लोग होली लेंस ड्रैगन के रिवाइवल को रोकना चाहते हैं। और हाँ, ये भी मेंशन करना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि हमारे दुश्मन ने इस चीज़ को बहुत लंबे समय पहले से प्लान करके रखा है। इवन भले ही मुझे लूसी की मदद मिल जाए तो फिर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि हम लोग फेल हो जाएंगे। और ये भी अच्छा रहेगा कि अगर हम लोग समय को दोबारा से पीछे कर पाएँ सिर्फ और सिर्फ एक बार और, ताकि हम लोगों को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और एडल के स्टेट को देख करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। एडल खांसते हुए बोलती है कोई बात नहीं, ये ठीक है, अगर तुम फेल भी हो जाते हो मैं अभी भी एक दो बार तो टाइम को पीछे कर ही सकती हूँ। एडी बोलता है कि ये पूरे तरीके से झूठ है, उसकी ताकत लगभग खत्म होने वाली है और ये बिल्कुल भी अजीब नहीं रहेगा कि वो अचानक से किसी भी समय मर जाए। तो फिर अभी हेजिटेट होने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। और तुरंत ही बर्डियो के अंदर वो खंजर पूरे तरीके से घुसेड़ने लगता है और फाइनली बर्डियो के हाथ से वो डब्बा उठा लेता है और डब्बे को खोलता है और घबराते हुए बोलता है कि क्या मैजिक पावर वो अभी भी फ्लो हो रही है। तभी बर्डियो बोलता है कि होली लेंस ड्रैगन वो जल्द ही रिजरेक्ट हो जाएगा। अपोस्टल वो पहले ही मारे जा चुके हैं, इसका मतलब ये है कि सेंटस वही इसको रोक सकती है और फिर सभी लोग जानेंगे हमारे ग्रेटनेस, हमारे टेलस की ग्रेटनेस के बारे में। तभी एडी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो जो नेकलेस होता है हवा में उड़ने लगता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। एडी बोलता है कि होली लेंस ड्रैगन वो जल्द ही रिवाइव हो जाएगा। अब मुझे सारी चीज़ समझ में आ रही है, अगर मुझे होली लेंस ड्रैगन के सील को हटने से रोकना है
तो उसके लिए मुझे किसी भी हालत में आर्क बिशॉप को हराना पड़ेगा और फिर नेकलेस को लेकर के आइसलैंड के बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन जो दिक्कत वाली बात है वो ये है कि ये किसी को भी याद नहीं रहेगा। मुझे किसी भी हालत में ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी को पहुंचानी पड़ेगी। एडल, उसको खुद को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत पड़ेगी एक बार फिर से। लेकिन अगर हम लोग उस बार सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर हम लोग को टाइम को पीछा करने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं किसी भी हालत में इस इन्फॉर्मेशन को किसी तक नहीं पहुंचा पाया तो फिर हम लोग फेल हो जाएंगे बिल्कुल सेम तरीके से। और बहुत ज़्यादा तेज़ से खांस रहा होता है और याद करते हुए बोलता है कि इवन भले ही उसने अपनी ट्रू फीलिंग को फेस कर लिया। जहाँ पर एडल बोलती है, हाँ मैं मरना नहीं चाहती हूँ। एडी बोलता है, लेकिन अंत में आखिर क्या फ़ायदा रहा। और बोलता है, मैं दोबारा से बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तभी वहाँ पर लूसी आती है और बोलती है, किसको ही फ़र्क पड़ता है अगर तुम थोड़ा सा लेट हो गए। और वहाँ पर आकर के खड़ी हो जाती है। एडी बोलता है, लूसी तुम्हें मेरे सपनों को जल्दी जल्दी पहुँचाना पड़ेगा। एडल या फिर क्लैरिस, कोई भी ठीक रहेगा। तभी लूसी उसको उठा करके एक पेड़ के किनारे बैठ जाती है। एडी बोलता है, लूसी तुम्हें जल्दी करनी पड़ेगी, मेरे सपनों को किसी तक पहुंचाओ। इसको सुन करके लूसी बोलती है, नहीं। एडी बोलता है कि क्या? लूसी बोलती है कि मुझे ये करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे मैसेज या तो सेंटस या फिर उस लड़की को देना है जिसका कि नाम एडल है ना। और कुछ लिखने लगती है जिसमें कि उसने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिख करके रखी होती है। एडी बोलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा माना ही नहीं बल्कि जिस तरीके से तुम मैजिक का यूज करती हो सच में वो भी बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। इसको सुन करके लूसी बोलती है कि अगर तुम लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम एक दिन सीख जाओगे। एडी बोलता है, हाँ थैंक्स। और तभी भूकंप आना स्टार्ट हो जाता है। फाइनली होली लेंस ड्रैगन वो रिवाइव हो जाता है। एडी बोलता है कि मेरे हिसाब से ये दोबारा से रिवाइव हो गया। और उसने कई सारी इन्फॉर्मेशन उस मैजिक लेटर के अंदर लिख दी होती है जैसे कि सभी लोगों को पता चल जाएगा वर्डियो ने होली लेंस ड्रैगन को ऑर्डर के चक्कर में रिवाइव करवाया है। लोकेशन, मेथड और एस्केप रूट जो कि मुझे अभी तक पता नहीं था, मैंने उसमें कई सारी चीज़ें लिख दी जो कि मेरी मदद कर सकती थी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एडल जो कि लगभग अब अपनी मौत के कगार पे खड़ी है, क्या वो सच में समय को दोबारा से रिवाइंड कर पाएगी? अगर वो एक बार सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर ये जो वक्त की प्रॉब्लम है, क्या मैं सच में अपनी मेमोरी जब खो चुकी होंगी तो दोबारा से एक प्लान बना पाऊंगा और ज़्यादा तेज हो पाऊंगा? क्या मैं सच में किसी भी हालत में उन अपोस्टल से तुरंत लड़ने के लिए जा पाऊंगा और नेकलेस को चुरा पाऊंगा, आर्केन आइसलैंड को छोड़ पाऊंगा? लूसी बोलती है, मैंने ओल्ड मैन के साथ में एक प्रॉमिस किया था। मैंने प्रॉमिस किया था कि जब अकेडमी एक बहुत बड़े डेंजर के अंदर में होगी तो फिर मैं एटलीस्ट एक बार उसको बचाऊंगी। एडी बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुमने मुझे आखिरी बार बताया था। लूसी बोलती है कि हाँ, इसी वजह से इवन वक्त बार बार रिबाउंड भी हो जाए, मेरे हिसाब से मैं तब भी उस ड्रैगन से हर बार बिना फेल हुए लड़ूंगी ही। दिखा जाता है उसने अपने ऊपर 3 बैरियर बना करके रखे होते हैं। एडी बोलता है कि हाँ मेरे हिसाब से तुमने कई बार किया भी। लूसी बोलती है कि हाँ, मैं अकेडमी में आई थी सिर्फ और सिर्फ ओल्ड मैन के साथ किया हुआ अपना आखिरी प्रॉमिस निभाने के लिए, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ, बस इंतज़ार कर रही हूँ, जहाँ पर मैं थकी हुई हूँ और बस बैठी हुई हूँ। और फिर अपनी टोपी उतारते हुए बोलती है कि लेकिन अगर टाइम दोबारा से रिबाउंड होने वाला है तो फिर इसको रोकना वो पूरे तरीके से पॉइंटलेस है। And now, for the moment you've all been waiting for. तो फिर उसकी बजाय मैं तुम्हारी बाहों में मरना पसंद करूंगी। और उसकी चिपक जाती है और बोलती है, मुझे पक्का पता है कि हम लोग सारी की सारी चीज़ें किसी भी तरीके से भूल नहीं वाले हैं। ये जो भी यादें हैं वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी और भुला दी जाएंगी। एडी बोलता है कि हाँ मुझे भी ये लगता है। लूसी बोलती है कि तो फिर यहाँ पर मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ जो कि मैं शायद से कभी भी राइट टाइम देख करके तुमसे कह ही नहीं पाई। राइटर बोलता है कि उसकी मैजिक की पतली पतली दीवारें
वो धीमे धीमे टूट रही थी। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक था और ना ही ये बिल्कुल भी रोमांटिक था। वो मूवमेंट वो खुद ब खुद हर एक चीज एडी को बता रहा था जो कि वो जानना चाहता है। लेकिन शायद से ये भी था कि लूसी कभी भी एडी को ये चीज इस सिचुएशन के अलावा बोल ही नहीं सकती थी। लूसी बोलती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, तो प्लीज मुझे छोड़ करके मत जाओ। एडी तुरंत ही उसके सर पर हाथ रखता है और उसको गले लगा करके बोलता है कि ये उतनी भी कठिन रिक्वेस्ट नहीं है। तभी सेक्रेड लेंस ड्रैगन बहुत ज़्यादा तेज से चिल्लाता है और अपने अटैक को और ज़्यादा तेज कर देता है। राइटर बोलता है, बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। उन दोनों में से किसी ने भी बिल्कुल भी रेजिस्टेंस करने की कोशिश ही नहीं करी। ना वो लोग रोए, ना ही दर्द के कारण चिल्लाए। उन लोगों ने इवन अपने मुंह से एक भी आवाज नहीं निकाली। वो सिंपली एक दूसरे की गर्मी को फील करते रहे और बहुत ज़्यादा लंबा समय बीत गया। वो बारिश वो भी फाइनली ख़त्म हो गई और वो दो लोग वहाँ पर लेटे हुए थे, बिल्कुल एक दूसरे की बाहों में प्यार से, और बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है। सच अ ब्यूटीफुल सीन ब्रो। और सीन शिफ्ट हो जाता है। एडल वो खांस रही होती है और अपने मन में बोलती है, ये मेरी होली पावर वो अब लगभग में अपने अंत पर ही है। मैं और ज़्यादा टाइम के फ्लो को नहीं बदल सकती हूँ। अब मैं इवन फ्यूचर को भी चेंज नहीं कर सकती हूँ। मैं फाइनली मर सकती हूँ। अंत में मैं होली लेंस ड्रैगन के रिवाइवल को रोक नहीं पाई। और हाँ, उस समय पर जब मैं क्लैरिस से मिली थी वो सच में बहुत ज़्यादा दर्दनाक था, लेकिन फिर भी इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये शर्म की बात है, वो स्माइल नहीं कर रही थी। इवन भले वो एक झूठ होता, लेकिन फिर भी मैं जा कर के उसके लिए गाना गाना चाहती हूँ। और दूसरी बात, मेरा जो एनकाउंटर एडरोड टेलर के साथ में हुआ था वो भी और ज़्यादा दर्दनाक था। थोड़ा सा भी मेरे सरवाइव करने की डिजायर बाहर आई, जिससे कि मेरे सेंटीमेंट बाहर आ गए और सब कुछ बर्बाद होने लगा था। लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा दर्द और ये स्टेट जहाँ पर मैं किसी भी समय पर मर सकती हूँ, ये मुझे याद दिला रहा है कि नेचुरली मुझे करना क्या है। मेरे पास में कोई और चॉइस ही नहीं है, बस चलते जाओ। मुझे होली लेंस ड्रैगन के रिवाइवल को रोकना है और ऐसा करना है जैसे कि ये कभी हुआ ही नहीं। मुझे अपनी मौत के अनुसार ही पहले ही मर जाना चाहिए। मैंने ये कंफर्म कर लिया आखिर एडरोड टेलर का प्लान क्या था और आखिर वो कैसे खत्म होने वाला है। लेकिन वो प्लान पूरे तरीके से इम्पॉसिबल है। पहले तो क्लैरिस को उसको कन्विंस करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि वो अपनी मेमोरीज खो चुका होगा और जब वो एक प्लान बना रहा होगा उसी में ही पूरी सुबह चली जाएगी। और फिर उसके बाद में जब वो अपनी फोर्सेस को लेकर के आएगा और टेलस के अपोस्टल के साथ में लड़ाई करेगा, फिर उनको खत्म करेगा, उसमें भी और ज्यादा वक्त लगेगा। और चाहे वो जितना भी ज्यादा फास्ट हो, लेकिन वो किसी भी हालत में चर्च में टाइम पर पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन आर्क बिशप बर्डियो का प्लान वो लगभग खत्म हो चुका होगा। मैजिक पावर जो कि उसको नेकलेस के अंदर में इंजेक्ट करनी थी वो पहले इंजेक्ट हो चुकी होगी। और तब होली लेंस ड्रैगन का रिवाइवल वो सिर्फ और सिर्फ समय के बीतने की बात होगी। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, जिस वजह से परछाइयां बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे ही मैं इस हॉलवे को पार करूंगी और चर्च में पहुंचूंगी, तब मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। बस मुझे अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करने के लिए बैठ जाना है। तभी वो एक चीज देखती है और बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि आसमान में उसे उड़ती हुई एक चिड़िया दिखाई देती है। दिखा जाता है सीन शिफ्ट होकर के पहले का सीन, जहाँ पर वो लोग बोलते हैं, एडी क्या हो गया। जेनिका बोलती है, क्या तुम ठीक हो एडी। और एडी वहीं पर गिर पड़ता है। और हम लोगों को ग्रॉकेट का काम इंट्रोडक्शन टू द एस्पेक्चुअल मैजिक बुक में लिखा होता है। वो लोग जिन्होंने पहले ही एस्पेक्चुअल मैजिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पाली होती है, वो लोग पूरे तरीके से इससे अफेक्ट नहीं होते हैं। एडल का मैजिक जो कि टाइम रिवाइंड करने के लिए यूज हो रहा है, वो एस्पेक्चुअल मैजिक और होली मैजिक का कॉम्बिनेशन है। और जो ब्लेसिंग है होली मैजिक की, वो तुमको होली मैजिक के लिए रेजिस्टेंस प्रदान करती है, जिस वजह से क्लैरिस
वो इतने सारे टाइम रिबाउंड के बाद में भी अपनी मेमोरीज को सही तरीके से मेंटेन कर पा रही है। एडी बहुत ज़्यादा दर्द में होता है, अपने मन में बता रहा होता है कि ये शायद से इस वजह से था क्योंकि एडिल ने अपनी स्ट्रेंथ खो दी थी, और शायद से ये इस वजह से था क्योंकि मैं एस्पेक्चुअल मैजिक के लिए रिसर्च कर रहा था। लेकिन जैसे ही मेरा रिग्रेशन हुआ, मेरा स्पेक्चुअल मैजिक एडल के स्पेक्चुअल मैजिक को रजिस्ट करने लगा, और इसके रिजल्ट में उसकी आंखें चमकना स्टार्ट हो जाती हैं, और हर एक मेमोरीज, हर एक दर्द, हर एक मौत वो उसको याद आना स्टार्ट हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा तेज से चिल्लाता है और अपने मन में बोलता है, मेरी मेमोरीज, मेरे एक्सपीरियंस वो समय के साथ में गायब नहीं हुए। उस समय के दौरान वो अपनी जीभ को ही काट लेता है, जिससे बहुत ज़्यादा खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो याद करता है, बोलता है, मैं एक बार कुचल करके मारा गया, एक बार कई सारे फ्रैगमेंट जो कि कांच के थे वो मेरी पीठ में आकर के लग गए, और एक बार मैं ड्रैगन के स्केल्स के द्वारा मारा गया, धीमे धीमे खून बहते हुए मौत तक, और मैं मौत तक जला दिया गया। मुझे उस समय पर ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं पागल हो जाऊंगा। वहाँ पर जेनिका और क्लैरिस वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, और जहाँ पर क्लैरिस अपने मैजिक से उसको हील भी कर रही होती है। एडी तुरंत उठता है और एडल का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ये हम लोगों की समय के खिलाफ रेस है, अब हम लोग इसको जीतेंगे। दिखा जाता है वहीं पर दूसरी तरफ जहाँ पर वर्डियो बोलता है कि हाँ जल्द ही होली लेंस ड्रैगन वो रिवाइव हो जाएगा, हमारे लॉर्ड टेलस की ग्लोरी हर जगह पर फैल जाएगी। वहीं पर एडी बोलता है कि हम लोग को जल्दी करनी पड़ेगी, और दिखा जाता है वो पक्षी को लेकर के वहीं उस चर्च के ऊपर में आ जाता है और फिर से चर्च का छप्पर फाड़ देता है। फिर वो लोग नीचे की तरफ में बढ़ते हैं, और एडी बोलता है कि हम लोग को चर्च में पहुंच करके तुरंत ही उस नेकलेस को अपने अंडर करना पड़ेगा। जा करके उस नेकलेस को फाइनली उठा लेता है। इस पे बर्डियो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपोस्टल, जल्दी उसको रोको जा करके। तो अपोस्टल अटैक करते हैं। एडी बोलता है कि इतनी सारी एंडलेस लूप ऑफ टाइम में जो शुरुआत थी वो हमेशा ही सेम थी, क्योंकि सेंटस क्लैरिस आती थी, मुझे कैरेज के अंदर में ले जाती थी, फिर वो मुझे बताती थी टाइम लूप के बारे में और मेरे सर्विस नंबर के बारे में। फिर हम लोग कैरेज से ही ट्रैवल करते थे जब मैं अपने थॉट को ऑर्गेनाइज कर रहा होता था और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता था, फाइनली प्लान बनाता था। और बर्डियो बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम होली अपोस्टल ऑफ टेलस के खिलाफ जीत सकते हो? एडी बोलता है कि लेकिन जो जवाब था वो हमेशा ही मेरे नज़दीक था। दिखा जाता है वहाँ पर जेनिका वो अपने विंड मैजिक का यूज करती है, और एडी जेनिका के पंछी पर बैठते हुए बोलता है कि किसी भी कैरेज से कहीं ज़्यादा तेज, मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर कोई ऐसा जो कि ऐसी रिडिकुलस सिचुएशन में भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के मेरी मदद करने के लिए खड़ा हो जाएगा। और जेनिका बहुत ज़्यादा बैडस लग रही होती है। एडी बोलता है कि वो हमेशा से ही मेरे ही नज़दीक थी। जेनिका बोलती है कि तो चलो चलते हैं एडी। ओ ब्रो, एडी इज़न्ट बैडस, शी इज़ फकिंग बैडस ब्रो। फिर एडी भी बोलता है कि हाँ, और अपने मन में बताता है कि ये हम लोगों की समय के खिलाफ जंग है, और अभी हम लोग 1 घंटे के अंदर यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी नेकलेस का मैजिक वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। ये नेकलेस ही होली लेंस ड्रैगन के अवेकनिंग की चाबी है। जैसे ही नेकलेस होली लेंस ड्रैगन की सील के साथ में कनेक्शन बनाना स्टार्ट करेगा, वो आगे जा करके अवेकन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सल्यूशन है। उससे पहले कि होली लेंस ड्रैगन वो रिवाइव हो, हम लोगों को इस नेकलेस को ले जा करके इतनी दूर भागना पड़ेगा कि इसका मैजिक पूरे तरीके से एक्टिवेट ही ना हो पाए। तभी वर्डियो चिल्लाता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो। और तभी पीछे देखता है एडी ने वहाँ पर अपना खंजर छोड़ दिया होता है, और एज यू नो खंजर का काम है फटना, वो बहुत तेज से फट जाता है। और एडी जेनिका वो लोग लगातार आसमान की तरफ में बढ़ रहे होते हैं, बादलों को चीरते हुए आसमान पे आ जाते हैं। और एडी बोलता है, जेनिका मैंने तुमसे कहा था कि तुम अकेले ही यहाँ से भाग जाना, क्योंकि मैं कोई ना कोई रास्ता बना करके भाग जाऊंगा।
जेनिका बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि एडी ने उसकी कमर पकड़ी हुई होती है और वो बोलती है मैं तुम्हें ऐसे पीछे छोड़ करके कैसे ही भाग सकती थी। एडी बोलता है कि जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था वो भले ही 1 साल पहले हुआ था, लेकिन अगर तुम्हारे द्वारा एक और इंसिडेंट होता है तुम तुरंत ही एकेडमी से एक्सपेल कर दी जाओगी। अगर ये इंसिडेंट सही तरीके से सॉल्व नहीं होता है तो फिर मैं तो एक भगौड़े के तरीके मान लिया जाऊंगा जिसने कि ऑर्डर पर अटैक किया था। तभी जेनिका बोलती है मेरा होमलैंड पुलान। एडी बोलता है कि क्या? जेनिका बोलती है वो बहुत ज़्यादा खाली एरिया है, तो अगर तुम वहाँ पर छुपे रहोगे तो फिर ज़्यादा ठीक रहेगा, कोई भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। या फिर कोई रेगिस्तान या फिर कोई ऐसी जगह जो कि लॉलेस जोन हो वो ज़्यादा सेफ रहेगा। एडी बोलता है कि हे तुम कहना क्या चाहती हो? तो जेनिका उसके हाथों पे हाथ रखती है और बोलती है कि तुम इतने समय से सारी की सारी चीजें अकेले ही झेल रहे थे, है ना? एडी अपने मन में बोलता है कि क्या? आखिर उसको कैसे पता? जेनिका बोलती है मैं तुम्हारे चेहरे को देख कर ही बता सकती हूँ। अगर तुम एक्सपेल होने वाले हो तो फिर चलो एक साथ एक्सपेल होते हैं। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग सारे के सारे रिजल्ट्स को एक साथ शेयर करें। इवन अगर हम लोग भगौड़ों के तरीके ट्रीट भी किए जाएं तो चलो इस भविष्य को एक साथ फेस करते हैं। मैं कभी भी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने वाली हूँ जिससे कि तुम अकेले सारी चीजों को झेलो। ओह शिट ब्रो, दिस इज माय वाइफ। एडी बोलता है कि क्या? जेनिका तभी पीछे देखता है जहां पर वो 6 के 6 अपोस्टल वो आ गए होते हैं उनको फॉलो करने के लिए। एडी बोलता है कि हम लोगों को जल्दी करनी पड़ेगी, हम लोगों के पास में टाइम नहीं है। तो जेनिका भी बोलती है ठीक है एडी। सीन शिफ्ट हो जाता है, दिखाया जाता है बर्डियो उठता है और तभी वहां पर सेंटस आती है और बोलती है सामने से हटो, और पहले का सीन याद करती है जहां पर एडी ने उससे कहा होता है कि यहाँ पर एक चीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकती हो सेंटस। सेंटस बोलती है कि क्या? मैं क्या कर सकती हूँ? तो एडी बोलता है कि तुम्हें हर चीज पता है जो भी अभी तक हुई थी, उसी के साथ में कैसे सारी चीजें खत्म होने वाली हैं, जब तक कि मैं हर एक चीज कर रहा हूँगा होली लेंस ड्रैगन के रिवाइवल को रोकने के लिए। उस समय के दौरान तुम्हें आर्क बिशॉप बर्डियो को रोकना पड़ेगा। बर्डियो सही तरीके से सामने से नहीं हटा होता है, इस वजह से सेंटस के धक्का मारती है। उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे जाती है और सारे के सारे जो भी गिलास रखे होते हैं और सबको फेंक देती है। साथ ही साथ याद भी कर रही होती है जहां पर एडी ने कहा होता है कि आर्क बिशॉप बहुत ज़्यादा चालाक और कट्टर है, इतना ज़्यादा कि वो अपने बिलीफ्स के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो पक्का ही ऑर्डर का यूज करेगा सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए जो भी अभी तक हुई थी, और उसको रोकने के लिए सेंटस तुम्हें, और सेंटस चिल्लाती है कि आखिर तुम कितने लंबे समय तक खड़े होकर के देखने वाले हो? तुम्हें होली पॉप यहाँ पर अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। योर होलीनेस, जल्दी से जल्दी आर्क बिशॉप बर्डियो को एक्स कम्युनिकेट कर दीजिए, हमारे चर्च से बाहर निकाल दीजिए। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, दिखा जाता है आसमान में बढ़िया से जो 6 पोस्टल होते हैं अपने एडी और जेनिका को चेज कर रहे होते हैं। नीचे की तरफ क्लेवियस और एल्विरा जा रहे होते हैं, दिखाया जाता है वहाँ पर बढ़िया तरीके से वो लोग भाग रहे होते हैं और जेनिका कुछ चिल्ला करके बोलती है कि मैं ग्रॉकेट हॉल के बाहर 10 मिनट के लिए बैठी थी, तभी अचानक से कई सारे विंड ब्लेड के अटैक होते हैं। एडी बोलता है कि ये हम लोग डॉज नहीं कर सकते हैं, और अटैक से उन लोगों का पंछी वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है और वो दोनों नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। एडी तुरंत ही अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाता है जेनिका की तरफ बढ़ते हुए, और पूरी स्पीड से जेनिका की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। फाइनली लगभग जेनिका तक पहुंच जाता है और बादल के अंदर घुसते हुए जेनिका के हाथ को पकड़ता है, फिर नेकलेस को पकड़ता है और जेनिका को गले लगा लेता है और बोलता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ऊपर से वो सभी के सभी अपोस्टल वो बोलते हैं उनको पकड़ो, नेकलेस वो हम लोग की प्रायोरिटी है। जेनिका बोलती है एडी तुम सारी चीज़ों को अब कर सकते हो, है ना? एडी बोलता है कि क्या? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? जेनिका उसको धक्का देती है और पीछे की तरफ चली आती है और बोलती है मैं तुम पर भरोसा करती हूँ एडी। और उस समय के दौरान पे उसने एडी की अंगूठी निकाल ली होती है जिससे कि वो फ्यूचर से माना को अपने लिए अभी बुला सकती है, और बोलती है अब मैं ये करूँगी, और उसको पहन करके
फ्यूचर से मानव को मंगाती है। आसमान में बहुत ज़्यादा रोशनी फैल जाती है और आसपास की सभी हवा एक साथ जमा होना स्टार्ट हो जाती है। राइटर बोलता है कि हवा का बहाव एटमॉस्फेयर में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया और आसमान में एकेडमी के ऊपर हर तरीके की विंड स्पिरिट आना स्टार्ट हो गई। वहाँ पर कई सारी विंड स्पिरिट आ जाती हैं और वो सभी के सभी अपोस्टल उनमें घिर जाते हैं। राइटर बताता है कि लेकिन उन सभी स्पिरिट्स में एक ऐसी स्पिरिट थी जो कि बिल्कुल अलग से दिखाई दे रही थी। भले ही सूरज अपने पीक पर निकला हुआ था, लेकिन उसके नीचे के लोगों ने ये मानने से मना ही कर दिया कि सूरज निकला भी हुआ है। कुछ लोग इसको पहली स्पिरिट कहते हैं, फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट स्पिरिट, और कुछ लोग इसको पहली वाटर स्पिरिट कहते हैं जिसके की अंदर लाइफ आई थी, नेचर की एक यूनिक एग्जिस्टेंस। अपने में सबसे ज्यादा ताकतवर वाटर स्पिरिट फ्रेड, और वहाँ पर वेल जैसी एक बहुत बड़ी सी वाटर स्पिरिट आ जाती है। वहाँ पर जो अपोस्टल होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर जो भी स्पिरिट्स हैं वो लो रैंक की हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हैं, यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा हैं और सामने वाटर स्पिरिट की तरफ अटैक कर रहे होते हैं। उससे वाटर स्पिरिट का कुछ हो ही नहीं रहा होता है। उसके ऊपर जेनिका और उसी के साथ में एडी बैठे होते हैं। एडी बोलता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि ये अपनी मैजिक पावर को खो रहा है। ऐसा चलता रहा तो फिर हम लोग आसानी से होली लैंस ड्रैगन के रिवाइवल को रोक सकते हैं। लेकिन देखा जाता है जेनिका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो एकदम लाल पीली हुई जा रही होती है। एडी बोलता है कि हे, आखिर तुमने कितनी ज़्यादा मैजिक पावर का यूज किया है। इस पे जेनिका बोलती है मुझे नहीं पता, पक्का ही मैं बहुत लंबे समय के लिए बेड पर रहने वाली हूँ। तभी वो गिरने लगती है तो एडी जा करके उसको संभालता है और उसके सर पे हाथ रखता है, बोलता है क्या तुम ठीक हो, मुझे देखने दो, आखिर तुम्हें कितना ज़्यादा फीवर है। और भाई जेनिका इससे और ज़्यादा लाल होने लगती है, बोलती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा बुखार और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। वहीं पर अपोस्टल बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक ही आशा है कि हम लोग को मेन बॉडी पर अटैक करना पड़ेगा। टेल ड्रैक, हम लोग तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे, तुम जल्दी से जल्दी उनकी तरफ बढ़ो। तो जो अपोस्टल ऑफ टेलस थर्ड सीट लाइट स्पीड टेल ड्रैक वो अपनी फुल स्पीड में बढ़ना स्टार्ट करता है और तुरंत ही लगभग जेनिका के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि तो तुम ही हो जो कि इन सभी स्पिरिट्स को कंट्रोल कर रही हो। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मुझे मारना पसंद नहीं है, लेकिन तुमने मेरे पास में कोई चॉइस। लेकिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि तभी एडी उसके पीछे से तरकान को लेकर के आ जाता है और बोलता है कि तरकान इसको ख़त्म कर दो। तो वो अपोस्टल तुरंत ही पीछे अटैक करता है, लेकिन तरकान उसके भाले को पकड़ लेता है। एडी उसकी तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए और उसकी गर्दन में एक चॉक स्लैम दे देता है, जिससे कि वो अपनी गोल्डन बॉडी का यूज कर लेता है और वहाँ से उछल करके नीचे की तरफ आने लगता है। जेनिका वो और ज़्यादा मैजिक पावर देने लगती है और बोलती है तरकान प्लीज़ प्लीज़ एडी को प्रोटेक्ट करो। दिखाया जाता है टेल ड्रैक वो वहाँ से जा करके ज़मीन में बहुत तेज़ से लड़ जाता है जा करके और उठता है। वो पूरे तरीके से ठीक होता है और बोलता है कि भले ही उसने हाईएस्ट रैंक के स्पिरिट को समन किया है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा है वो उसी के साथ में एक हाई रैंक के स्पिरिट को भी कंट्रोल कर रही है। क्या ही डरावना टैलेंट है। लेकिन अपोस्टल ऑफ टेलस जो कि भगवान की इच्छा पर काम करते हैं, हम लोग ताकतवर हैं, जल्दी से जल्दी नेकलेस को दे दो, अगर तुम नहीं दोगे तो फिर तुम और वो स्पिरिट सॉर्सरस वो मर जाएंगे। एडी धीमे धीमे उठना स्टार्ट करता है और बोलता है नहीं तुम गलत हो, और अपने मन में बोलता है कि मैं और ज़्यादा समय में पीछे नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास में और ज़्यादा डेल का आर ग्लास नहीं है जिससे कि मेरी चोट दोबारा से ठीक हो जाए। और इवन इतनी सारी मौतें जो मेरी हुई थी वो अभी तक मेरे दिमाग में पूरे तरीके से फ्रेश हैं, इस वजह से मैं और ज़्यादा मौत को रिस्क पे नहीं लगा सकता हूँ, इस वजह से मैं सरवाइव करने वाला हूँ। और एक एपिक सा मूवमेंट देता है जिससे कि मुझे मेरा ये स्टेटमेंट वापस लेना पड़ेगा कि एडी बैडस नहीं है, मुझे कहना पड़ेगा एडी और जेनिका
दे आर फकिंग बैडएस। और सच में बहुत ज़्यादा बैडएस लग रहा होता है। एडी बोलता है क्योंकि अब मैं आर्केन आइलैंड से बहुत ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, तो इस वजह से मैजिक रिएक्शन वो भी कमज़ोर हो चुकी हैं। लेकिन अगर मैं इससे ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा तो फिर होली लेंस ड्रैगन वो दोबारा से रिवाइव हो जाएगा। इस वजह से मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। और टेल्ड्रैक वो तैयार हो जाता है अटैक करने के लिए और अपनी गोल्डन बॉडी का यूज कर लेता है। एडी बताता है कि मुझे अपनी प्रीवियस लूप से पता है कि टेल्ड्रैक की अचानक से स्पीड वो इवन स्पीड ऑफ साउंड को भी सरपास कर सकती है, तो फिर उसके मूवमेंट को अपनी आंखों से देखना ये इम्पॉसिबल है। टेल्ड्रैक अचानक से उसके पीछे ही आ जाता है। एडी बोलता है कि मैं उसको किसी भी हालत में देख ही नहीं सकता हूँ। टेल्ड्रैक उस पर अटैक करता है, तभी अचानक से एडी की ब्लेसिंग ऑफ द वाइंड वो एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि मेरिल्डा का एक फॉर्म निकलता है और वहीं टेल्ड्रैक पर अटैक करता है। एडी बोलता है कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस अटैक का एक ही बार यूज कर सकता था, मैं इसको अपनी अपॉर्चुनिटी के तरीके यूज करूंगा और पॉइंट एक्सप्लोजन का यूज करता है, जिससे कि टेल्ड्रैक बहुत ज़्यादा दूर खिसक जाता है और बोलता है तुम बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अभी भी रेजिस्ट करने वाले हो। एडी हाफने लगता है और बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाने वाला ब्लो था, लेकिन मेरे पास में इतनी ज़्यादा फायर पावर नहीं थी। पीछे से तरकान बोलता है कि फायर पावर को मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और अटैक कर देता है। एडी बोलता है कि मैजिक उस पर अफेक्ट नहीं करने वाला है। तरकान के पास में भले ही कई ज़्यादा फायर पावर हो, लेकिन फिर भी मेरे सामने का जो अपोनेंट है वो है टेल्ड्रैक। वो आसमान में उड़ता है और जा कर के तुरंत ही तरकान पर अटैक करता है। एडी बताता है कि मेरे अपोनेंट के पास में एडवांटेज है स्पीड का और वो बहुत अच्छे तरीके से कॉम्बैट भी जानता है, लाइट स्पीड टेल्ड्रैक। और टेल्ड्रैक फाइनली तरकान को मार देता है। तरकान मरते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा जेनिका। एडी मन में बताता है कि जेनिका पहले से ही हाई रैंकिंग स्पिरिट्स को कंट्रोल कर रही है, तो फिर शायद से वो इतनी ही पावर तरकान को दे सकती थी। यही सबसे ज़्यादा बेकार पॉसिबल सिचुएशन है। टेल्ड्रैक खड़ा हो जाता है, एडी की तरफ बढ़ता है। एडी अपने एरो का यूज करता है, अटैक करता है और फिर इग्निशन का यूज करता है, जिससे कि वहाँ पर कई सारी भाप आ जाती है। टेल्ड्रैक गुस्सा हो जाता है और अचानक से ही अटैक करता है, जिससे कि एडी के छाती पर बहुत तेज से अटैक लग जाता है। एडी बोलता है कि टेल्ड्रैक सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अंत में मेरा जीतने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, मेरिल्डा। मेरे लास्ट लूप में जहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाया था, मेरिल्डा ने अंत में सारी चीज़ें हैंडल कर ली थी, लेकिन अभी जेनिका के पास में मेरी गोल्डन फिनिक्स रिंग है, जिससे कि मैं पूरे तरीके से मेरिल्डा को अपनी स्ट्रेंथ से समन नहीं कर सकता हूँ। क्या मैं तभी टेल्ड्रैक अटैक करता है, लेकिन एडी अपने सामने सीड लगा लेता है, तो टेल्ड्रैक अपने भाले को नीचे रखता है और लात से एडी पर अटैक करता है, जिससे कि एडी के मुंह से खून निकलने लगता है और वो पीछे जा करके एक पत्थर में टकरा जाता है। अपने मन में बोलता है कि क्या मेरे पास में कोई और ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। टेल्ड्रैक बोलता है कि अब यही अंत है। एडी बोलता है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है, जब मैं अपने दिमाग के अंदर ढूंढ रहा हूँ मौत, ये मौत है, और उसको सारी की सारी मौत याद आना स्टार्ट हो जाती हैं। वो सारी की सारी मेमोरीज जिसमें वो मर रहा होता है, बार बार 1000 बार उन सभी मेमोरीज को याद कर रहा होता है, जिसमें कि उसने कई सारे लेवल अप किए होते हैं अपनी कई सारी स्किल्स में, और बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ। दिखाया जाता है टेल्ड्रैक का भाला वो आगे ही नहीं बढ़ता है। इसको देख करके टेल्ड्रैक भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। एडी बोलता है कि चाहे वो स्पेक्चुअल मैजिक हो या फिर स्पिरिट कनेक्शन, इन सभी को सीखने का मेथड वो बिल्कुल भी अलग नहीं है। मैं कई बार फेल हुआ, मैंने अपने खून पसीने और आंसुओं को इन चीज़ों को बनाने में लगा दिया, मैंने हर एक एफर्ट दिया, कभी भी गिव अप ना करके, और जो चीज़ें पूरे तरीके से मीनिंगलेस लग रही थी वो नहीं थी। और उसने फाइनली हाई रैंकिंग विंड स्पिरिट
मेरिल्डा को समन कर दिया होता है, जिसने कि टेल्ड्रिक को पीछे से रोक लिया होता है। एडी मन में बोलता है ये है कंप्लीट मैनिफेस्टेशन, जिसको कि प्रैक्टिस्ड मास्टरी के नाम से भी जाना जाता है, और अपने सर से टेल्ड्रिक के मुंह पर अटैक करता है। टेल्ड्रिक भी उस पे एक मुक्का लगाता है। एडी बताता है कि तुम एक बार में तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, तुम्हें इवन पता भी नहीं होगा कि तुम ये सही तरीके से कर भी पाओगे या फिर नहीं। तो फिर क्या? टेल्ड्रिक फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मग आता है और उसके भाले की दिशा को चेंज कर देता है। एडी बोलता है कि लेकिन क्या चीज़ें कभी भी अलग हो सकती हैं? हर किसी के अलग अलग कारण होते हैं स्ट्रगल और सरवाइव करने के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें इस वजह से ताकि वो अपनी बॉडी को एक पीस में रख पाएँ। तभी लिसिया निकलती है और टेल्ड्रिक के हाथ को पकड़ लेती है। एडी भी अपने हाथ में एक तीर को बना लेता है और टेल्ड्रिक की तरफ अटैक करने को तैयार हो जाता है। बोलता है ये दुनिया उन तरीके के लोगों से भरी हुई है जो कि इस तरीके ही जीते हैं, और अटैक कर देता है। टेल्ड्रिक की हालत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। एडी बोलता है मैं स्ट्रगल करूँगा, चाहे वो सभी के सभी लोग मेरे आसपास क्यों ना हो, और मुक्के से मार मार के फाइनली टेल्ड्रिक को पूरे तरीके से ख़त्म कर देता है। बोलता है कि मैं अपने खून पसीने आंसुओं इवन अपनी बॉडी को भी अपनी लिमिट तक पुश करूँगा, और ये सारी की सारी चीज़ें किस वजह से? ताकि मैं सरवाइव कर पाऊँ। दिस इज़ फकिंग इनसेन। एडी उठ जाता है और फिर एक पेड़ का सहारा लेते हुए बोलता है मेरे पास में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन फिर भी अभी मुझे कुछ चीज़ करनी है, और उस नेकलेस को निकाल लेता है। दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के वहीं का सीन जहां पर जेनिका पोप से बोलती है कि आपको यहां पर अथॉरिटी को लेना पड़ेगा और वर्डियो को एक्स कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तभी वहां पर वर्डियो आता है और बोलता है कि योर होलीनेस, आप किसी भी हालत में सेंटेस्ट जो कि कुछ भी नहीं जानती है उसकी बातों में तो नहीं आने वाले होंगे, है ना? ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने ऑर्डर के फ्यूचर के लिए तो की हैं। इस पे सेंटेस बोलती है कि क्या कुछ भी नहीं जानती हूँ, तुमने कहा है ना तुम बेलब्रॉक के नेकलेस का यूज करने वाले हो होली लेंस ड्रैगन को रिवाइव करने के लिए, है ना? फिर तुम्हारे अपोस्टल जा करके उसको मार देंगे, यही तुम्हारा प्लान है। इसको सुन करके दोनों लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। वर्डियो बोलता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? इस पे सेंटेस बोलती है कि मैंने कई बार होली लेंस ड्रैगन के सब्जुकेशन पैलेस को देखा है, लेकिन उनमें से एक भी बार ऑर्डर उसको ख़त्म नहीं कर पाया। इस पे वर्डियो बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है? सेंटेस बोलती है तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा वर्डियो, मैं कई बार इस दिन को रिपीट कर चुकी हूँ बार बार ये देखते हुए, लेकिन उनमें से एक बार भी तुम लोग जीते ही नहीं, और अब मैं फाइनली यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। और तब इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि जो सेंटेस है उसको रियून पे अपना सेक्रीफाइस देना पड़े। इसको सुनकर के वर्डियो बोलता है कि क्या सेंटेस? इस पे सेंटेस बोलती है कि अगर सच में ये गॉड टेलस की इच्छा है तो फिर मैं खुद को सेक्रीफाइस करूँगी, लेकिन कई सारे इनोसेंट लोग जो कि पीसफुली अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वो मर जाएंगे। अगर ऑर्डर ही इन सभी चीज़ों का कारण होगा तो फिर आखिर कौन ही दोबारा से ऑर्डर पर भरोसा करेगा? इसको सुनकर के वर्डियो बोलता है कि ये सच ऐसा है जो कि हमारे अलावा किसी को भी पता ही नहीं चलेगा। सेंटेस बोलती है कि मैं यहाँ पर हूँ जो कि तुम्हारे प्लान के बारे में जानती हूँ, लेकिन अगर मैं मर जाऊँगी तो वो इंसान जो कि मुझे यहाँ पर लेकर के आया, वो इंसान जिसको कि मैं यहाँ पर बचाने के लिए आई, और सच्चाई का वो गाना वो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में गाया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ बल्कि पूरी दुनिया पूरे तरीके से ऑर्डर के ऊपर भरोसा करना बंद कर देगी। वर्डियो बोलता है कि वो लोग पक्का ही आइसलैंड पर होंगे, तो फिर जैसे ही ड्रैगन आएगा तो मारे ही जाएंगे। और जो सेंटेस है जो कि अपने ऑर्डर पर भरोसा करना बंद कर चुकी है, हम लोग होली पॉप की अथॉरिटी का यूज करके, तो पोप बीच में बोलता है और बोलता है कि क्या होली पॉप की अथॉरिटी? कई सारे दशकों से मैं होली पॉप हूँ और कुछ भी चूज़ नहीं कर पाता हूँ कि मैं सच में अथॉरिटी पे हूँ या फिर एकदम पैथेटिक सा इंसान हूँ। जब भी कुछ भी बात आती है तो फिर मुझे बस
तुम लोगों को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन अब मैं ये बहुत लंबे समय तक कर चुका। अब मुझे अगर ऑर्डर के फ्यूचर को देखना है तो फिर मुझे कोई अच्छे इंसान को देखना पड़ेगा। सेंटस, जैसा कि मुझे पता है तुम आगे जा करके हमारे ऑर्डर की सबसे ज़्यादा चमकती हुई सितारा बनने वाली हो, तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा को फॉलो करूँगा। और वर्डियो, तुम्हारा प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ये वक्त पूरे तरीके से अलग है। इन द नेम ऑफ द होली पॉप एल्डियन, जो कि गॉड टेलस के एक सर्वेंट हैं, और मैं सेंटस क्लेरिस, मैं आर्गविसॉफ वर्डियो को एक्स कम्युनिकेट करती हूँ। इस पे वर्डियो क्रीपी तरीके से हंसना स्टार्ट कर देता है। तुम्हें क्या लगता है इससे कुछ भी चेंज होने वाला है? और सेंटस का हाथ पकड़ करके उसको कहीं ले जाने लगता है। सेंटस बोलती है, वर्डियो आखिर तुम क्या कर रहे हो? इस पे वर्डियो बोलता है कि अगर तुम्हारे जैसी छोटी सी सेंटस वो र्यून में जाने से मना करेगी तो फिर कोई भी लेंस ड्रैगन के रिवाइवल को रोक ही नहीं पाएगा। भले ही वो लड़का यहाँ नेकलेस लेकर के भाग गया हो, लेकिन अपोस्टल जल्दी उसको पकड़ लेंगे। इवन भले ही वो लड़का उनको हरा भी दे, तो फिर तुम्हें क्या लगता है वो उस कंडीशन में कितनी ही दूर तक जा पाएगा? दिखाया जाता है एडी का सीन, जो कि अपनी जेब में हाथ डालता है और नेकलेस को निकालते हुए बोलता है कि ऐसा चलता रहा तो फिर जो ड्रैगन है वो जल्द ही रिवाइव हो जाएगा। इस पे सेंटस बोलती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं होगा जैसा कि तुम चाहते हो, क्योंकि वो इंसान जिसने कि मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे यहाँ तक लेकर के आया था, वो तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है और एक अटैक करती है जिससे कि वर्डियो की हालत ख़राब हो जाती है। वो यहीं पर गिर पड़ता है। वो बोलता है कि क्या गॉड टेलस ने ये नहीं कहा था कि सेंटस सिर्फ और सिर्फ प्योर वाइट लाइट को फॉलो करेगी? आखिर तुम इतनी ज़्यादा कलरफुल कब से हो गई? इसको सुन करके सेंटस बोलती है कि क्योंकि मैं सेंटस हूँ और एक स्टूडेंट। मैंने ये सीखा कि जब एक बीम ऑफ लाइट जो कि पूरे तरीके से वाइट दिखाई देती है, जब वो एक प्रिज्म के अंदर से गुजरती है तो वो कई सारे रंगों में बदल जाती है। पहला रेड, गोल्डन और ब्लू और वॉयलेट। वहाँ पर लूसी आ जाती है एडी के पास में और एडी उसको फाइनली वो नेकलेस थमा देता है। लूसी अपनी पूरी स्पीड का यूज करके वहाँ से निकल जाती है। सेंटस ने आगे कहा होता है कि वो सभी के सभी रंग जब एक साथ मिलते हैं तभी वो प्योर वाइट बनता है। और फिर द फील्ड स्वॉर्ड्समैन ऑफ सिल्वेनिया का एपिसोड 3 का जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है। राइटर बताता है कि क्योंकि वो अब एक अपर क्लासमैन बन चुका है, प्रोटैगनिस्ट टेलर वो फर्स्ट ईयर के खिलाफ अब लड़ाई करेगा, लेकिन उन लोगों को भी हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला होगा, क्योंकि वो लोग किसी भी हालत में अपने सीनियर को हराना चाहते हैं ताकि उनको अच्छे ग्रेड्स मिल पाएं। टेलर के अपोनेंट्स बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण की वजह से दिखाया जाता है एडी जो कि मेरिल्डा के ऊपर बैठ करके आ रहा होता है। एडी बोलता है कि वो कारण है कि क्योंकि कोई भी क्लास ए में फर्स्ट ईयर का पहुंच ही नहीं पाया, तभी उसकी मैजिक पावर कम होने के चलते एडी वहीं पर गिर पड़ता है। मेरिल्डा वहां से गायब हो जाती है। एडी बोलता है कि तो सिनेरियो ऐसे ही चलता रहेगा। टेलर क्लॉडे को हरा देगा जो कि उसका फाइनल अपोनेंट होगा, जिस पे क्लॉडे गुस्सा हो जाएगा और इविल गॉड का खून पी लेगा, जिससे कि आसपास बहुत सारी इविल पावर निकलने लगेगी। और उस समय के दौरान पर ही टेलर सामने आएगा कई सारी मुसीबतों को झेलते हुए। और दिखा जाता है एडी फिर से लीसिया के ऊपर में बैठ करके आ रहा होता है और बताता है कि ऐसे ही जब एपिसोड अपने अंत पर होगा, प्रोटैगनिस्ट जो कि कई सारे दुश्मनों को हरा चुका होगा और मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा होगा, और एडी वो भी वहां पर गिर पड़ता है। मतलब तुम समझ पा रहे हो, वो भी उठने के लायक नहीं होता है। क्या ये प्रोटैगनिस्ट अपने प्रोटैगनिस्ट की बात हो रही है? एडी बताता है कि इवन फिर भी सिनेरियो वो लगातार कंटिन्यू रहेगा। दिखाया जाता है टेलर वो फाइनली जाकर के सभी की सभी बुरी चीज़ों को एलिमेंटल स्लैश से काट देता है। और एडी बताता है कि टेलर का एलिमेंटल स्लैश वो अब हर एक एलिमेंट को काट सकता है, इवन डार्कनेस को भी। तभी दिखाया जाता है एडी वो खून से लथपथ रास्ते में जा रहा होता है और बताता है कि ओरिजिनल सिनेरियो में एक्ट 3
ऐसे ही गया था। सेकेंड जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग जब खत्म होती है, टेलर जो कि सभी के लिए हंसने का पात्र था और अकेडमी का फेल्ड स्वॉर्ड्समैन बुलाया जाता था, अब फाइनली पावर हाउस के तरीके माना जाएगा। सभी के सभी लोग उसकी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, सारे फैकल्टी और उसके सारे के सारे कॉमरेड। उसका नाम सभी लोगों की आंखों और मेमोरीज में छप जाएगा। लेकिन वो खुशी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुकेगी, क्योंकि जैसे ही टेलर बाहर निकलेगा तुरंत ही उसको अपनी एक कॉमरेड की मौत की खबर सुनाई देगी। एक गायक, एक भविष्यवक्ता, उसकी एडल सीरीज वो मर चुकी होगी। उस मोमेंट पर ये नहीं पता था कि आखिर एडल कैसे मारी गई। एडल भी खून से लथपथ सैक्रिफाइजल सर्कल के सामने खड़ी हो जाती है और अपने आप को सर्कल पे गिरने के लिए छोड़ देती है, जैसे कि उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है। राइटर बताता है कि ओरिजिनली एडल वो ऐसी कैरेक्टर थी जिसको कि स्टोरी से निकल जाना चाहिए था। और ये नॉर्मल सी बात नहीं है, ये राइटर ने इस वजह से कहा है क्योंकि नोवेल के अंदर में उसने एडल को रियली में मार दिया था और स्टोरी से एग्जिट कर दिया था। दिखा जाता है तभी जब वो गिर रही होती है, एडी तुरंत ही उसको पकड़ता है और पकड़ करके पीछे खींच लेता है और नीचे की तरफ गिरा देता है, जिससे वो आँख खोलती है, देखती है वहाँ पर एडी बैडेस तरीके से खड़ा होता है। एडी बताता है कि ओरिजिनल स्टोरी अब पहले से ही चेंज हो चुकी है। टेलर और उसके साथियों को किसी की भी मौत की खबर सुनाई नहीं देगी, लेकिन यहाँ पर कई सारे र्यूमर फैल जाएंगे कि ऑर्डर के अंदर में डिस्टरबेंस हो चुकी है, लेकिन वो सारी की सारी डिस्टरबेंस हैंडल कर ली जाएगी। और एडी बताता है कि वो डिस्टरबेंस एक इंटरनल मैटर के तरीके हैंडल कर ली जाएगी, जिसके रिजल्ट में जो वो सो कॉल्ड सेंटेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट थी वो कभी भी आएगी नहीं, और होली लेंस ड्रैगन वो जितना एक्सपेक्ट है उससे पहले कभी भी रिवाइव होगा ही नहीं। इस वजह से सेंटेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट वो गायब हो जाएगी, तो ऑर्डर की आर्मी कभी भी आर्केन आइलैंड पर नहीं आएगी, जिससे कि वो रैम्पेज बॉस एपिसोड 3 का अवेकेंड लूसी वो भी कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से चीज़ें उससे कहीं ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि वो याद कर रहा होता है जहाँ पर लूसी ने एडी से कन्फेस किया होता है और लूसी भी शर्मा रही होती है और बोलती है मुझे जर्की खानी है। एडी बताता है कि लेकिन जो एकेडमी है वो अभी भी पीसफुल रहेगी। लेकिन क्या तुम्हें पता है अपनी लूसी भी तो एस्पेक्चुअल मैजिक सीख रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है वो सारी की सारी यादें लूसी को भी याद हो? मे बी पॉसिबल ब्रो। फिर वहां से सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है 2 दिन बाद का सीन, जहां पर एडी जाता है और गेट खटकाता है, बोलता है जेनिका क्या तुम ठीक हो? इस पे जेनिका बोलती है कि एडी अंदर मत आना, मुझे भी नहाने की ज़रूरत है, अभी मैं सही तरीके से कुछ भी देख नहीं पा रही हूँ। एडी बोलता है कि फ्यूचर से मैजिक लेने का प्राइस वो सच में बहुत ज़्यादा हाई था। जेनिका कुछ समय तक मैजिक का यूज नहीं कर सकती है, उसी के साथ में उसका विजन वो भी पूरे तरीके से खराब हो चुका है। सुप्रीम रैंक का स्पिरिट फ्राइड, जिसने कि 5 अपोस्टल को रोका था, वो जाकर के आर्केन फॉरेस्ट के बाहर क्रैश हो गया। जेनिका जो कि वहां पर बेहोश थी, उसने खुद को केविन के अंदर पाया, लेकिन फिर भी उसको भी नहीं पता था आखिर कैसे। एनीवे मैं खुश हूँ। तभी कोई बोलता है कि अगर ऐसी कोई चीज़ दोबारा होती है तो तुम सबसे पहले मेरे पास आना। तो एडी बोलता है कि हाँ आपके आने के लिए थैंक यू, और अपने मन में बोलता है कि जब कोई हेडमेड बन जाता है उसे और ज़्यादा घर के काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उनके एक्सप्रेशन को देख करके ऐसा लगता है कि वो कुछ समय के लिए काम करना चाहती हैं। और बेले पूछती हैं यंग मास्टर एडी क्या तुम ठीक हो? इस पे एडी बोलता है कि हाँ मैं बस थोड़ा सा चिंता कर रहा था क्योंकि जेनिका सही तरीके से देख नहीं पा रही है, लेकिन मैं ठीक हूँ। इस पे बेले मैम बोलती हैं कि नहीं, मेरा मतलब कि मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपके दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा है? एडी बोलता है कि हाँ नहीं। इस पे बेले मैम बोलती हैं अच्छा ऐसी बात है, अभी के लिए मिस जेनिका की केयर करना वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको याद दिलाने के लिए मैं बता देती हूँ, अब आपको उनके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, उनका पसीना भी पोंछना पड़ेगा। एडी बोलता है कि हाँ ये तो ऑब्वियस सी बात है। इस पे बेले मैं अंदर जाते हुए बोलती हैं तो फिर दोबारा से ऐसा नहीं है कि यंग मास्टर एडी आप कोई भी
मिस्टेक कर सकते हैं। और चली जाती है, थोड़ी देर शांत होती है, फिर निकल करके आती है और बोलती है कि लेकिन ये आपकी टीन एज नहीं है, तो अभी आप गलती नहीं करेंगे तो फिर आखिर कब करेंगे? वैसी गलती अब आपको कर लेनी चाहिए, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। समझ रहे हो ना कौन सी गलती की बात कर रही है? कभी कभी आपको अपनी इनर वॉइस को भी सुनना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता है? एडी इस पे तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और बोलता है ऐसी वियर्ड सी चीजें कहना बंद करो, जाओ और जेनिका की मदद करो। तो एकदम से बेले माया निकलती हैं और बोलती हैं ये कितना शर्म की बात है यंग मास्टर एडी, तुमने अभी अभी मुझसे इनफॉर्मली बात करी। बस इनफॉर्मली बात करने पे वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। एडी उसको देखता है, फिर मुड़ करके चला जाता है और बाहर दिखाया जाता है बैठा होता है, जहाँ पर अंदर से बेले माया उसको चिल्ला रही होती हैं। फिर बोलती हैं मैं जल्दी जल्दी विंडोज़ खोलने वाली हूँ, पूरा एकदम कन्फट्टे के तरीके, और जिससे कि हवा अंदर प्रॉपरली आ पाए। चलो मैं खोल रही हूँ, और शायद से खोल देती होगी। एडी शर्माने लगता है, तभी जेनिका चिल्लाती है बेले माया ये तुम क्या कर रही हो, मैं अभी तक पूरे तरीके से कपड़े नहीं पहन पाई हूँ। और एडी बताता है कि बेले माया वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, इस वजह से उनको ये पता चल गया कि मुझे अभी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन दरवाजे और खिड़की को खोल करके जेनिका को नभाना वो सच में बहुत ज़्यादा इंसेन बात थी। लेकिन उनकी वजह से दिन बीत गया, बिल्कुल पता भी नहीं चला, और अब शाम हो चुकी है। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन कैंप का काम नहीं किया, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पूरा महीना हो चुका है। ऐसा लगता है कि अब मेरे पास में फायरवुड की भी कमी हो चुकी है। तभी कोई बोलता है हेलो, तो एडी बोलता है कि काइल, तो वो अपना नकाब हटाती है और बोलती है नहीं सेंटस क्लैरिस, और बैठ करके बताने लगती है कि आर्क बिशप बर्डियो को ऑफिशियली एक्स कम्युनिकेट कर दिया गया है, और ऐसे ही कई सारी बातें बता रही होती है जो कि बिल्कुल काम की चीज़ नहीं है। फिर बताती है कि लेकिन फिर भी मैं अभी उन लोगों को एक और चांस देना चाहती हूँ, और एडल के बारे में वो गायब हो गई। मैंने अपने स्टेटस का यूज किया, लेकिन फिर भी उसके बारे में कोई भी ट्रेस नहीं पता चले। एडी बोलता है कि क्या तुम उसको कुछ बताना चाहती हो? इस पे सेंटस बोलती है कि पहले मैं उसको हर चीज़ बताना चाहती थी जो भी मेरे साथ में हुआ था होली कैपिटल से निकलने के बाद में, लेकिन अब मैं बस उससे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं इसको यहीं पर छोड़ रही हूँ क्योंकि एडल अब हर जगह पर है, तो फिर शायद से वो तुम्हारे कैंप में भी आए। और वहाँ से जाने लगती है, पूछती है क्या तुम समर ब्रेक में भी कैंप में रहने वाले हो? एडी बोलता है कि मेरे पास में कहीं और जाने की जगह नहीं है, तो शायद से हाँ। इस पे क्लैरिस बोलती है कि लेकिन मैं तुमसे एक छोटा सा फेवर चाहती हूँ। वेल क्या तुम शायद से मुझे एक जूनियर के तरीके आपसे ट्रीट कर सकते हो? एडी बोलता है कि हाँ ये तो हमेशा से ही ऐसा ही है ना? आई मीन जब भी तुम काइल होती हो तो मैं नेचुरली ही तुम्हें जूनियर ही समझता हूँ। इस पे क्लैरिस बोलती है कि हाँ ये तो सही बात है, लेकिन जो मेरा मतलब था वो ये कि अगर तुम्हें कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो तुम तुरंत मुझसे कह सकते हो। ओहो न्यू बंदी स्पॉटेड। और बोलती है कि मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं पक्का ही तुम्हारी काइंडनेस को रीपे करूँगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और वहाँ से निकल जाती है। एडी शांति में खड़ा होता है, तभी पीछे से कोई बोलता है कि मुझे अब निकल जाना चाहिए, अगर मैं और लंबे समय तक यहाँ पर रुकूंगी तो मैं किसी न किसी दिन क्लैरिस से दोबारा मिल जाऊंगी। इस पे एडी बोलता है कि क्या ये सच में ठीक रहेगा? तभी पीछे से एडल आती है और बोलती है मेरी डिवाइन पावर और होली मैजिक वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, लेकिन अब मैं फाइनली चल सकती हूँ। इस पे एडी बोलता है कि नहीं, मेरा मतलब कि तुम बिना क्लैरिस को देखे हुए जाना चाहती हो। इसको सुनकर के एडल बोलती है कि हाँ वेल मेरे पास में कोई भी गाने नहीं हैं उसको सुनाने के लिए, और शायद से तुम ऐसा भी कह सकते हो कि मैं उसके सामने और ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकती हूँ। अब मैं अगर इसके बारे में सोच रही हूँ तो मैंने शुरुआत से ही उससे हर चीज़ झूठ कही। ये कहा कि मैं गॉड टेलस पर भरोसा करती हूँ। वो सारी की सारी ट्रैवल स्टोरीज जो भी मैंने उसे बताई थी सब की सब झूठ थी। वो सभी के सभी गाने जिसमें कि मैं फ्रीडम के बारे में बात कर रही थी, हर एक सॉन्ग जो भी मैंने इस गिटार के साथ में बजाए वो सभी के सभी झूठ थे। एडी बोलता है अच्छा ऐसी बात, तो वो उसको उठाती है और आग में डाल देती है। इसको देख करके एडी बोलता है कि तुम आखिर ये क्या कर रही हो? तो एडल बोलती है कि मैं हर एक जगह पर घूमने को सोच रही हूँ, उस हर जगह पर जिसमें कि मैंने क्लैरिस से झूठ बोला था।
ये एक बहुत लंबी जर्नी होने वाली है, तो फिर मैं अपने भारी सामान को यहीं छोड़ रही हूँ। अभी तक मेरी जर्नी में मैं भविष्य से भागती ही रही, लेकिन इस बार मैं यहाँ से भागने नहीं वाली हूँ, बल्कि एक असली जर्नी पर जाने वाली हूँ। इसको सुनकर के एडी बोलता है कि इसमें कोई अंतर है? तो एडल बोलती है कि मेरे हिसाब से अब मेरे पास में वापस लौटने के लिए एक जगह है। मैं 3 साल बाद वापस लौट सकती हूँ। वैसे मैं क्लैरिस के ग्रेजुएशन से पहले आना चाहती हूँ। जब मेरी जर्नी ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं दोबारा से यहाँ पर आऊँगी और एक नया गाना सुनाऊंगी जो कि मैंने खुद ब खुद लिखा है। एडी बोलता है कि हाँ, तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा सबसे अच्छी लकड़ी ढूंढने में, एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। इस पे एडल बोलती है कि वेल, अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं शायद से 2 ही साल में वापस आ जाऊं। एडी बोलता है कि लेकिन एक आखिरी बात, क्या ये सच में इतना ही है? तुम पहले ही अपनी मैजिक और डिवाइन पावर खो चुकी हो। इसका मतलब ये है कि तुम फ्यूचर और ज़्यादा नहीं देख सकती हो। तुम्हें नहीं पता है आखिर फ्यूचर कहाँ पर ख़त्म होता है। तुमने अभी तक जो भी फ्यूचर देखा था यहीं तक का था। अब तुम ऐसी जगह जाने वाली हो जिसका कि तुमने सपना भी नहीं देखा था, और एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाली हो जिसके के बारे में तुम्हें पता भी नहीं है कि आगे क्या आने वाला है। तुमसे उस प्री डिटरमाइंड सिनेरियो को आप फॉलो भी नहीं कर पाओगी। और सारे के सारे सिनेरियो को याद कर रहा होता है और बोलता है कि शायद से तुम्हें फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा कोई टेरेबल चीज़ सहनी पड़े। तो फिर क्या सच में तुम्हें लगता है कि आगे जाना ठीक है, और क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? इस पे एडल बोलती है कि हाँ, मुझे लग रहा है, लेकिन यही तो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ है और बहुत ज़्यादा चीयरफुल लग रही होती है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर के शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एडी बोलता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अभी जिस लड़की से मैंने बात करी वो ओरिजिनल स्टोरी में मारी जा चुकी थी। मैं सिनेरियोज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब चॉइस की बात आई थी उस लिमिटेड समय पर, क्या मुझे आर्केन आइलैंड को छोड़ना चाहिए ताकि ड्रैगन रिवाइव ना हो पाए, और या फिर मुझे एडल को बचाने जाना चाहिए? उस मोमेंट पर मैंने चूज़ किया था कि मैं सेक्रेड लेंस ड्रैगन को रिवाइव होने से रोकूंगा, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए, मैंने एडल का सेक्रीफाइस चूज़ किया था। अगर एडल की होली पावर कमज़ोर ना हुई होती और अगर लूसी को भी सारी की सारी मेमोरीज याद ना होती जैसे कि मुझे याद थी, तो फिर मैंने अपने सर्वाइवल के लिए कब का एडल को अवेंडन कर दिया होता। इसी तरीके का इंसान मैं हूँ। देखा जाता है पिछली ज़िंदगी का भी सीन, जहाँ पर वो फौज में होता है। उस समय पर सामने एक लड़की को मदद की ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ से अपने आप को बचाते हुए चला जाता है। एडी बोलता है कि हमेशा ही सर्वाइवल को एक्सक्यूज़ बना करके छुपना, ये वैल्यू कंपैशन, ड्यूटी और फेलोशिप, फ्रेंडशिप, ये सारी की सारी चीज़ ऐसी हैं जिनसे कि मैं कभी भी मुंह मोड़ सकता हूँ। और साथ में बैठा होता है लाइक कि उसको कुछ रिग्रेट हो। तभी वहाँ पर जेनिका आती है नाइटी में, और एडी बताता है कि अब मैं समर ब्रेक फेस कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। एड रूट टेलर, जो कि एकेडमी में कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, वो एक ऑनरेबल स्टूडेंट बन चुका है। जेनिका, जो कि एक्ट फर्स्ट की बॉस है, वो अभी मेरी साइड पे है, और लूसी, जो कि एक्ट 3 की बॉस थी, वो चीज़ पूरे तरीके से स्टोरी से ही गायब हो गई। लेकिन इवन फिर भी यहाँ पर डेफिनेटली एक चीज़ है जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, चाहे ये प्री डिटरमाइंड हिस्ट्री को ट्विस्ट करना ही क्यों ना हो, या फिर किसी के सेक्रीफाइस से मुंह मोड़ना ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सरवाइव करूँगा। तो दैट्स इट फॉर दिस सीजन। यहीं पर इस मानवा का सीजन फर्स्ट एंड होता है। और हाँ, तुम लोगों ने सुना ना, लूसी को भी सारी की सारी मेमोरीज याद थी। इसका मतलब कि लूसी को भी सब कुछ याद है और एडी को भी सब कुछ याद है। वाह, सही है। और वेल, अब ये मान लो कि अब अगले लगभग 5 से 6 महीने तक इसका नेक्स्ट वीडियो नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतना टाइम लगता ही है एक नया सीजन लाने में। राइटर ने बोला है कि अभी एक एपिलॉग के साथ में आएगा, तो जब मेरे को टाइम मिलेगा, जैसे ही एपिलॉग आता है मैं तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा। उसमें भी मान लो 20 दिन तो लगेंगे ही एपिलॉग बनाने में, तो तब तक इंतज़ार करते हैं। और हाँ, जो मुझे तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी वो ये कि 17 तारीख को मेरा बर्थडे है,
और 22 तारीख को मेरी बहन का है। तो 17 से लेकर के 22 तारीख तक तुम्हें डेली ही वीडियो मिलेंगे। उसके अलावा अगर बात करी जाए वेबटून करेक्टर ना कांगलिम की, तो 30 तारीख को एक और उससे भी ज़्यादा ग्रैंड चीज़ है जो कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ, देखा जाएगा बताना है कि नहीं, लेकिन अभी तो नहीं बताना चाहता हूँ। तो उस दिन वेबटून करेक्टर का 7 घंटे वाला वीडियो भी आ जाएगा। ठीक है, तो एंड करते हैं बिना किसी बकवास के। 17 से लेकर के 22-23 तक तो मान लो कि डेली आने वाला है और लगभग मोस्टली एक ही घंटे का होंगे। ठीक है, तो फिर एंड करते हैं बिना किसी बकवास के। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।